ऑल्टर टेबल। सबसे पहले ऑल्टर स्टेटमेंट के ज़रिए हम देखेंगे कि टेबल में कॉलम हमें कोई ऐड करना है, कॉलम या कॉलम्स, एक या एक से ज़्यादा, यानी कि हम ऐड कॉलम इन अ टेबल। तो इसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल emp_data एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp। ठीक है, हमने एक अलग से टेबल क्रिएट कर लिया ताकि ये तमाम प्रैक्टिकल हम इस टेबल पर परफॉर्म करके देख सकें। इस टेबल को जब हमने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब emp_data, तो ये सेम वही है जैसे कि emp का टेबल होता है। ठीक है, और इसमें हमने जब डेटा चेक किया तो कुछ इस तरह से डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो अब ये हम दोबारा से डिस्क्राइब कर रहे हैं, नया कॉलम हमने ऐड करना है। अब एम्प्लॉयज़ की ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, आईडी, उसका नाम क्या है और उसकी जॉब, वो किस मैनेजर को रिपोर्ट करता है, और उसकी हायर डेट क्या है, और उसकी सैलरी क्या है, कमीशन कितना लेता है, उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है जो हम इसमें कॉलम के तौर पे ऐड कर सकें? डिपार्टमेंट नेम, वो तो हम ज्वाइनिंग करके देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट या ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है। तो हमने कहा कि हम ऐड कॉन्टैक्ट नंबर या इन emp_data टेबल। इस टेबल में हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, कॉन्टैक्ट, TE कहाँ से हो गया ये, खैर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, और ब्रैकेट में हमने लिखा सेल नंबर जैसे कर दिया, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर। नंबर क्या तुम्हारा? हाँ हाँ, क्या? हाँ, ये 0313 पे रुक क्यों गए? 0313 फिर आगे इसका क्या मतलब है? कोड है ना, तो इसके बीच में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, डैश लगाते हैं, नंबर डैश में आ सकता है, डैश नंबर में आ सकता है, आपका नहीं आ सकता है ना। और इसी तरह से अगर आप कंट्री कोड के साथ लिख रहे हैं, प्लस का सिंबल हो सकता है, या प्लस आप यूज़ नहीं करते तो 00 आता है, तो नंबर में तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, /2, और जो भी आप लेंथ इसमें यूज़ करना चाहें। ये कॉलम आपका टेबल में ऐड हो गया। अगर अब हम डिस्क्राइब करके देखें, emp_data, नया कॉलम जो आप ऐड करते हैं वो हमेशा कॉलम टेबल में सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने जो कॉलम ऐड किया है आप उसकी पोजीशन बताएं कि वो पहले आए या सेकंड नंबर पे आए या थर्ड नंबर पे, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, लेकिन ये कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि जब हम क्यूरी करते हैं तो हमारी मर्ज़ी होती है हम कौन सा कॉलम पहले लिखें, कौन सा एंड में लिखें, तो ये इसमें इशू नहीं आएगा। तो इसमें ये चीज़ बस है कि आप जो है लोकेशन इसकी नहीं बता सकते किस जगह पर यह है, ये हमेशा सबसे एंड में आएगा, और डिस्क्राइब करते हैं तो आपको ये सबसे एंड में नज़र आता है। और सेलेक्ट की क्यूरी जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसमें अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने ये जो कॉलम ऐड किया है जिस टेबल में, तो इसमें डेटा मौजूद है पहले से, इस टेबल के अंदर डेटा मौजूद है, एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन आ रही है ना, तो हमने कॉपी किया था। तो ये जो नया कॉलम है इसमें क्या डेटा आ रहा होगा, ये जो है खाली जो है कॉलम होगा। अगर आप चेक करें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp_data,
कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर टेबल खाली होता तब भी ये नल आता, लेकिन जब आप डेटा ऐड करेंगे तो साथ साथ डेटा आता रहेगा। तो जब भी कोई नया कॉलम ऐड होगा तो उसमें कोई डेटा नहीं आएगा, वो क्या होगा, ब्लैंक होगा या नल होगा। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एक साथ ऐड करने हैं, जैसे कि ये आपके पास टेबल है और आप चाह रहे हैं इसमें डिस्क्राइब emp_data और आप इसमें चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम्स में एक साथ ऐड कर दूं, तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल emp_data ऐड, और इस बार हमने लिखा ईमेल का कॉलम मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, ईमेल varchar220 कॉमा और दूसरा कोई और कॉलम जो आप ऐड करना चाहें। हमने यहाँ ऐड कर दिया NIC। NIC किस में आएगा, varchar2 में हमने इस करके कितने होते हैं NIC में, डैश के साथ, डैश के साथ 40, डैश के साथ 40 नहीं 15 हो गए, 15 का नंबर 2 डैश होते हैं ना, 15 का नंबर है, 2 डैश होंगे, सही है ना सर, 40 हाँ 15 सर 15 हुए डैश के साथ। 7304249 15 हो गए ना, मैं भी तो 15 17 वाला कौन है, 17 2 डैश को मिलाकर तुम्हें 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए होंगे ना। ठीक है, 15 हो गया डैश के साथ, तो मैं इसको 15 कर देना है। तो इस क्यूरी के ज़रिए हमने क्या काम किया कि हमने 2 कॉलम्स एक साथ टेबल के अंदर ऐड कर दिया। अब हम चेक करते हैं डिस्क्राइब emp_data। तो आप अगर कॉलम ऐड करना चाहें तो एक कॉलम भी एक ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स भी एक साथ ऐड करना चाहें तो मल्टीपल कॉलम्स भी ऐड हो सकते हैं। एक बात कर सकते हैं, अभी कंस्ट्रेंट पे हम नहीं गए, वो उस पर बात करेंगे, उसके साथ भी हो सकता है बहरहाल। ठीक, किसी कोई भी कंस्ट्रेंट आप यूज़ करना चाहें, ज़ाहिर है कॉलम ऐड हो रहा है तो आपको कंस्ट्रेंट भी तो ऐड करने की ज़रूरत हो सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर है मॉडिफाई और कॉलम कि हम ये चाह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है और इसमें कोई स्पेसिफिक कॉलम है जिसमें जैसे कि इसमें आ रहा है एम्प्लॉय का नाम varchar2 में और 10 इसकी लेंथ है। ठीक है, हम चाह रहे हैं इसकी लेंथ जो है 10 से इंक्रीज़ करके 15 कर दें। तो इसके लिए हमने यूज़ किया ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम मॉडिफाई, और कौन सा कॉलम है, ई नेम, और क्या रखना है varchar2 15, पहले कितना था, ये 10 था, अब हम इसको 15 कर रहे हैं। टेबल ऑल्टर emp_data 15 हो गया। तो यानी कि हम डेटा टाइप को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट में आ सकता है। अगर आपको याद हो, जब हमने सीक्वेंस यूज़ किया था तो DPTNO में ये एरर आया था, जब 99 से ऊपर का नंबर उसने जनरेट किया तो 3 डिजिट में चला गया था, तो वो ऐड नहीं कर रहा था। तो उसका हल क्या है, इस तरीके से हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने इंक्रीज़ किया, अगर हम इसको डिक्रीज़ करना चाहें तो डिक्रीज़ भी ये कर देगा, लेकिन कहाँ तक आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, लास्ट नंबर इस कॉलम के हिसाब से, जो आखिरी लेंथ होगी, जो मैक्सिमम लेंथ है, यानी कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के नाम है तो इसमें उसमें जो सबसे बड़ा नाम होगा वो कितनी उसकी लेंथ है, कितने कैरेक्टर्स पे है, उस तक आप लेके आ सकते हैं। कैसे चेक करेंगे हम इसको, हमें ये चेक करना है कि वो कौन सा, वो कोई भी एम्प्लॉय का नाम जो है सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स आते हैं, वो कितने, ये चेक करना है हमें। क्या करें, सेलेक्ट मैक्स, ठीक है, क्या लेंथ, लेंथ के जरिए तो आपको हर एक, जैसे अगर मैं यूँ लिखूँ सेलेक्ट ई-नेम कॉमा लेंथ ऑफ ई-नेम फ्रॉम EMP, तो आपको तमाम की दिखा रहा है, लेकिन हमें देखना है सबसे बड़ा वाला कौन सा है, वो हमें सिर्फ दिखा दो। तो उसके लिए हमने यूज़ किया सेलेक्ट मैक्स।
अब ये वाला जो फंक्शन है इसमें जो ये लिख रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ ई नेम, ये क्या करेगा, ये तमाम की लेंथ दिखा रहा है, लेकिन अब मैक्स का जो फंक्शन लगा वो क्या करेगा, उन तमाम में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो क्या है वो आपको दिखा देगा। सिक्स, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा नाम जो है वो 6 कैरेक्टर्स पर है। तो अब हम अभी करंट इसकी जो है लेंथ क्या है 15, तो हम इसको कितना कम कर सकते हैं 6 तक हम इसको लेके आ सकते हैं। अगर हम लिखें ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा और मॉडिफाई ई नेम और वर्चार टू 6, 15 से हमने इसको 6 कर दिया। जब हमने इसको चेक किया 6 हो गया। अच्छा, अब हम लिखा ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा मॉडिफाई ई नेम वर्चार टू 5, हो जाएगा, हो जाएगा क्या? जो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ वाला नाम था वो कितने कैरेक्टर्स पे था? 6 पे था। 1 2 3 4 5 6, आप कह रहे हैं इसकी लेंथ कितनी कर दो 5, वो कहाँ गया, कट गया, तो नाम आपका डेटा लॉस हो जाएगा। आपको एरर दे रहा है, कैन नॉट डिक्रीज कॉलम लेंथ बिकॉज सम वैल्यूज इज टू बिग, कि उसमें वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं कि जो कि आपके करंट जो आपने साइज़ दिया उससे ज़्यादा की हैं, तो आप उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से अगर हो गया तो फिर आपका डेटा लॉस हो जाएगा ना, और फिर उसमें ये भी है डेटा किस तरह से लॉस करेंगे, इधर से करना है या उधर से करना है, वो एक अलग बहस हो जाएगी। तो ये आप उसको मैक्सिमम जो वैल्यू पड़ी हुई है जिस साइज़ की उस साइज़ तक लेके आ सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। अच्छा, यही चीज़ अगर हम यूज़ करें नंबर के कॉलम पर, 4 है इसकी लेंथ और इसमें 4 के हिसाब से ही पड़ा होता है डेटा, ये हमें पता है। ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा मॉडिफाई EMP है नो नंबर 8 कर दिया आपने उसको, ऑल्टर हो गया। डिस्क्राइब EMP अंडरस्कोर डेटा 8 हो गया। लेकिन अब हमने लिखा वापस किया हमने ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा और मॉडिफाई EMP है नो नंबर 6, हो जाएगा, हो जाएगा। 4 था ये, हमने इसको 8 कर दिया और अब हम इसको 6 कर रहे हैं। नंबर की डेटा टाइप पे जब भी आप डिक्रीज करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो कॉलम है उसमें डेटा नहीं होना चाहिए, ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। नंबर पे ऐसा नहीं हो सकता, नंबर पे आपने एक बार बढ़ा दिया, अगर आप उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए। अगर डेटा हुआ तो ये आपको ये एरर, ये वर्चार 2 के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अंदर नहीं, ये भी वेरिएबल लेंथ है, हालांकि इसको भी होना चाहिए था सेम, क्योंकि इसकी और वर्चार 2 की प्रॉपर्टी एक ही है, वेरिएबल लेंथ है, लेकिन ऑरेकल ने इस पे ये अलाउ नहीं किया। दोनों वेरिएबल लेंथ है, जो आपका वर्चार 2 है वो भी वेरिएबल लेंथ है और ये जो नंबर जो होता है ये भी आपका वेरिएबल लेंथ होता है। अच्छा जी, तो ये हमने इसमें ये देखा। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा मौजूद है और सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम जॉब सेल एंड DPTNO फ्रॉम MP अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। अब जॉब का जो कॉलम है इसकी डेटा टाइप क्या है? अगर मैं लिखूँ ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा मॉडिफाई, और मॉडिफाई में हमने लिखा जॉब के कॉलम को कि ये हो जाए नंबर 10, तो अब ये होना चाहिए। जॉब के कॉलम में जो डेटा पड़ा हुआ है वो है कैरेक्टर में, और आप कह रहे हैं कि ये इसकी डेटा मैं चेंज करके नंबर कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाहिर है इसको कहाँ प्लेस करेगा, तो ये भी इस टाइप की जब डेटा टाइप जब भी चेंज होती है तो टेबल के अंदर या उस कॉलम के अंदर जो है वो डेटा नहीं होना चाहिए, अगर आप डेटा टाइप चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो नंबर की फॉर्मेट में,
सेल जो है डेटा को नंबर्स में पढ़ा, तब हम कर सकते हैं अपनी। अच्छा ये देखो, ये सैलरी का एक कॉलम है, ये नंबर में है, ठीक है। मॉडिफाई सेल और ये नंबर में है और हमने लिखा वर्चार 210 कर दो, ठीक है। कि आप जो है नंबर की डेटा टाइप को वर्चार 2 में लेके जा रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम आया है। अच्छा आपने जो कहा है वो ये है कि वर्चार 2 का कॉलम है लेकिन वैल्यूज़ के अंदर नंबर में। हम एक गाइड करते हैं ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम हमने बताया, और ऐड सैलरी CHR के नाम से हम बना रहे हैं इसके अंदर, और इसकी डेटा टाइप हमने लिखी वर्चार 220, ठीक है। अपडेट EMP अंडरस्कोर डेटा सेट सेल अंडरस्कोर 4 इक्वल टू सेल, ठीक है। कमिट भी कर दिया, और ये अब हमने इसको डिस्क्राइब करके देखा। ऑल्टर टेबल EMP अंडरस्कोर डेटा और मॉडिफाई सेल अंडरस्कोर 4, और इसको क्या कर दो, नंबर 10 कर दो, तब भी नहीं कर रही। यानी कि इसके लिए टेबल में उस कॉलम के अंदर डेटा जो है वो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये हो सकता था, लॉजिकली हमें लग रहा है, लेकिन इंटरनली ये अलाउ नहीं करता। डेटा टाइप जब भी चेंज होगी उसके अंदर डेटा नहीं होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं टेबल अगर खाली है तो अब आप आसानी से किसी भी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। अगर उसमें डेटा मौजूद है तो वो आपको डेटा टाइप चेंज नहीं करने देगा, ये इशू आएगा इसमें। अच्छा एक चीज़ हमने पढ़ी थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पढ़ी थी हमने कि किसी भी हम टेबल जब क्रिएट कर रहे होते थे तो हम किसी भी कॉलम पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते, ठीक है। ये क्या पढ़ा हुआ है, वो पेपर था, ठीक है, वो पता है हमें क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम ये काम करना चाह रहे हैं, टेबल ऑलरेडी मौजूद है और आप उसमें किसी कॉलम पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें, सेलेक्ट एम्प्लॉय का नाम, जॉब, एम्प्लॉय नंबर एंड सेल फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डेटा, तो इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट ये आई कि सैलरी का जो कॉलम है इस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, कोई सी भी 5000 सेट कर दो। और ये पेपर क्वेश्चन के अंदर भी आता है कि हमने एक, ये क्यूरी आपको दिखाएगा कि हमने जो है एक टेबल जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद है उसमें हमने किसी कॉलम पर, सैलरी के कॉलम पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, जैसे कि ये कर रहे हैं हम। मॉडिफाई सेल और डिफ़ॉल्ट कितना हो जाए 5000। डेटा टाइप बताना चाहते हैं तो हम बता दें, उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं। तो हमने एक कॉलम डेटा शीट का व्यू पढ़ा था जिसमें से हम देख सकते हैं कि कोई अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी कॉलम की है तो वो क्या है, वो कौन सा व्यू था, कोई था, कोई ऐसा व्यू था, अंडरस्कोर कॉलम्स। सेलेक्ट कॉलम का नाम और डेटा अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट है इसमें, डेटा अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर कॉलम्स where table underscore name equal to EMP underscore data and data underscore default is not null। सैलरी के कॉलम पर आपने 500 सेट किया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये होता है कि आपने एक ऐसा टेबल जिसमें डेटा मौजूद था और आपने किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या जो पिछली सैलरीज हैं वो तमाम 5000 हो जाएंगी, या क्या वो सैलरीज जो कि नल थी वो तमाम 5000 हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जो नया रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे और आप उसमें सैलरी डिफाइन नहीं करेंगे या डिफ़ॉल्ट लिख देंगे, वो आपकी 5000 आ जाएगी। जैसे कि अगर हम देखें सिलेक्ट नल पड़ी हो नल ही रहेगी। हाँ, वो मतलब पिछला डेटा जो है उस पर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आता, सेल फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूँ अपडेट EMP अंडरस्कोर डेटा सेट सेल इक्वल टू डिफ़ॉल्ट वेयर सेल इज नल, सेलेक्ट
cell from emp underscore data where employee number equal to 5005. इसने इसकी 500 वैल्यू सेट कर दी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसी तरह से हम जो है टेबल में से कोई कॉलम या कॉलम्स ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके पास टेबल था और हम इसमें से कोई स्पेसिफिक कॉलम है या कॉलम्स हैं जो कि आपने इसमें से ड्रॉप करना चाह रहे हैं कि ये अब आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है, तो आपने कहा ऑल्टर टेबल emp डेटा ड्रॉप कॉलम और देन कॉलम का नाम सेल _4। ये DDL स्टेटमेंट्स हैं जितने भी हम कर रहे हैं। एक बार आपने इशू कर दी, परमानेंट सेव हो गई, आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते। कोई भी काम इसमें आप कर रहे हैं, कॉलम ऐड हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ये रोल बैक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टर की स्टेटमेंट है और ऑल्टर जो है आपकी DDL स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें फिर भी कर देगा। हाँ, क्यों नहीं करेगा भाई? आपके पास एक हाई डेट का कॉलम है, आप कह रहे हैं ये बेकार है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं हो रही। अगर तो हमने कहा कि ये बेकार है, ऑल्टर टेबल, और एक और कॉलम है कमीशन, वो भी हमें ज़रूरत नहीं है। दो कॉलम्स की बात कर रहे हैं हम। ऑल्टर टेबल emp डेटा, पहले हमने लिखा था ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम हाई डेट कॉमा कमीशन, ड्रॉप नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स ड्रॉप करने हैं तो आप लिखते हैं ड्रॉप के बाद ब्रैकेट के अंदर बता देते हैं ड्रॉप। डेटा जो है इसका वो भी गया और परमानेंट गया। अब इसके अंदर जो ये कॉलम है ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू ये है, इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं? 15-20 रिकॉर्ड हैं, तो ये फ़ौरन से इसने ड्रॉप कर दिया। हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, बल्कि हम चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट टेबल _नेम और num_rows फ्रॉम यूजर टेबल्स। एक टेबल हमारे पास ऐसा है जिसमें 20,000 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और इसका नाम क्या है? tab1_old डिस्क्राइब tab1_old। एक ही कॉलम है, खैर इसमें तो एक कॉलम ड्रॉप नहीं होता आपका। ठीक है, तो हम दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं। हमने लिखा क्रिएट टेबल t1 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल _ऑब्जेक्ट्स। ऑल _ऑब्जेक्ट्स डेटा हिस्ट्री का व्यू है जिसमें करंट यूज़र ने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए प्लस जिस पर उसको एक्सेस है वो तमाम बन जाते हैं। तकरीबन 40,000 ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें कितने टेबल इसने रिकॉर्ड बना दिए होंगे? बना रहा है अभी तक। इंसर्ट इनटू t1 सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम t1। ये क्या काम करेगा कि ये जो हमारा अभी टेबल बना है इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उतने रिकॉर्ड उसमें से उठाओ और दोबारा उसके अंदर फेंक दो। कंस्ट्रेंट तो है नहीं किसी किस्म का, यानी कि रिकॉर्ड को डबल कर दो। तो ये दोबारा चला है, अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो क्या करेगा? अब डबल रिकॉर्ड हो गए, फिर उसको डबल करो, तो ये डबल होते जा रहा है इसमें। ये सब सिर्फ हम ये सिनेरियो देख रहे हैं कि जब एक टेबल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होगा और जब आप उसमें से कोई कॉलम ड्रॉप करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, जैसे कि अब इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हो गए? ज़्यादा हो गया। सो गया वो। कितने रिकॉर्ड हो गए इसमें? 26 लाख रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब हमने एक चीज़ ऑन की, सेट टाइमिंग ऑन, जिसको हमने शॉर्ट में TIMI लिख दिया, या पूरा लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस कमांड का काम क्या होता है कि अब आप जो भी क्यूरी चलाएंगे उसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लग रहा है वो आपको डिस्प्ले होगा। यानी कि अगर मैं ये स्टेटमेंट दोबारा चलाऊँ तो
ये तो खैर क्योंकि ऑलरेडी चल चुकी है स्टेटमेंट, तो इसने ज़्यादा टाइम लिया। बहरहाल जो भी स्टेटमेंट आप चलाएंगे उसका ये कितनी देर में एग्जीक्यूट हुई है उसका टाइम आपको दिखा देता है। इस टेबल को हमने डिस्क्राइब किया, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इसमें कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। हमने लिखा ऑल्टर टेबल T1 ड्रॉप, और इसमें से हमने ले लिया ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर ID। अब इस टेबल के अंदर तकरीबन 26 लाख रिकॉर्ड हैं और हम कोई एक कॉलम इसमें ड्रॉप करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, ये जो है वेटिंग पे चला गया। कॉपी बना के रख रहे नहीं नहीं, कॉपी नहीं बना रहा, परमानेंट ड्रॉप कर रहा है। लेकिन एक बार इसमें यूज़र जो है वो भी तो इस टेबल पे काम कर रहा होगा। इस केस में लॉकिंग का इशू आ जाएगा, क्योंकि ये कमांड जो है उसको एक्सक्लूसिव लॉक चाहिए टेबल के ऊपर, ठीक है। आमतौर पे हम टेबल में मेंटेनेंस रिलेटेड ये काम है, कोई कॉलम ऐड करना, ड्रॉप करना, या जो भी चीज़ें उस टाइम पर हम परफॉर्म नहीं करते जिस टाइम पे यूज़र कनेक्टेड हो। यानी कि हम पीक टाइम पे इस तरह का कोई भी काम नहीं करते। कितना टाइम ले लिया उसने, अभी तक ड्रॉप हो रहा है। तो सुबह एक किसी ने बोला था कि सिस्टम स्लो है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। ये रीज़न भी हो सकता है। कोड टू डी और सिर्फ 4 GB रैम है इसकी, बस ये मसला है इसमें, ठीक है। सेकेंड्स इसलिए, ठीक है। अब ये इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो इससे ज़्यादा टाइम भी होगा। तो इसमें इशू क्या है, इस दौरान में कोई भी DML परफॉर्म नहीं होगी इस टेबल के अंदर, और कोई परफॉर्म करा तो वो इनवैलिड हो जाएगी या हैंगिंग में चली जाएगी, इस टाइप का लॉकिंग का इशू आ जाएगा। तो इसका ऑल्टरनेट जो हमारे पास मौजूद है वो हम यूज़ करते हैं सेट अनयूज्ड। सेट अनयूज्ड की कमांड क्या करती है कि ये आपका टेबल था और आप फर्ज कर लें कि हमें इसमें से ये कॉलम जो हैं 3, 4 इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक कॉलम को ड्रॉप किया, उसमें तकरीबन 2 मिनट लगे, इनको करूँगा तो 6 मिनट पे पहुँच जाएगा या 8 मिनट पे पहुँच जाएगा, और यूज़र जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए हम सेट अनयूज की कमांड यूज़ करते हैं। हम लिखा ऑल्टर टेबल T1 और सेट अनयूज्ड, और कौन सा कॉलम है हमने कहा, इसमें से स्टेटस का कॉलम है और टेम्परेरी का कॉलम है, जनरेटेड का कॉलम है और सेकेंडरी नाम का कॉलम है। कितना टाइम लगा? 6 सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में भी नहीं आया होगा, फ़ौरन से उसने ये कमांड चला दी। और अब हमने डिस्क्राइब करके देखा T1 क्या किया इसने। सेट अनयूज की कमांड जो है वो ये काम करती है कि वो इन कॉलम्स को जो आपने मेंशन किया उसको मार्क कर लेती है अपने पास। यानी कि टेबल का ये कॉलम या ये डेटा जो है फिजिकली मौजूद है, लेकिन अपनी डेटा शीट के अंदर ये इंफॉर्मेशन ले आती है कि ये जो कॉलम जो कि यहाँ पे मेंशन किए हैं, अब ये मजीद किसी भी क्यूरी में नहीं आएगा, चाहे आप DML परफॉर्म करें, DDL परफॉर्म करें, या कुछ भी परफॉर्म करें, और या सेलेक्ट परफॉर्म करें या डिस्क्राइब करें, नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम अब बेकार है और आप चाह रहे हैं कि इसको ड्रॉप करना ही है, लेकिन अभी मैंने अगर इसको ड्रॉप किया तो ये टाइम लगाएगा, तो हमने इसको सेट अनयूज़ कर दिया, ठीक है। सेट या अनयूज़ करने से क्या होगा, अब ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअली स्टोरेज में ये जगह ले रहा है। और अब हमने देखा कि यूज़र की कनेक्टिविटी नहीं है, यूज़र तमाम डिस्कनेक्ट हो गए, तो अब हम उसकी अगली कमांड बाद में चलाएंगे कि भाई ये कमांड मैं चलाऊं ताकि अब जो इसने अनयूज़ करके रखे थे कॉलम्स उनको अब फिजिकली ड्रॉप करूं। तो वो कमांड क्या है, उससे पहले एक चीज़ हम देख लें। हमने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर अनयूज्ड अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर टैब्स। क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें? ये एक व्यू है जिसमें सिर्फ ये बताता है कि इस टेबल के इतने कॉलम्स हैं जो आपने अनयूज़ किए हैं। जो कॉलम आपने अनयूज़ कर दिए कमांड से, अब वो वापस नहीं आ सकते। ये भी DDL स्टेटमेंट आ गई। तो अब हम लिखा ऑल्टर टेबल T1 और ड्रॉप अनयूज कॉलम्स। अब ये वही काम कर रहा है जो पिछली कमांड कर रही थी, लेकिन इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर हमें कोई कॉलम फ़ौरन से ड्रॉप करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े, तो हमने क्या किया, हमने इसको अनयूज़ कर दिया कि फ़ौरन से ये हट जाए, ताकि यूज़र्स की कनेक्टिविटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, तो हम बाद में इसको ड्रॉप कर लें। ये एक फ़ायदा आपको अनयूज़ देता है।
पे काम कर रहा हूँ तो भी ये एंकर ही आएगा। नहीं क्या नहीं, अनयूज अगर आपने कर दिया तो अब वो कॉलम जो आपने अनयूज किए हैं वो मार्क हो गए, अब उसको वो नज़र ही नहीं आएंगे क्यूरी में। वो उसको नजर नहीं है, लेकिन जब वो उधर पे काम कर रहा होगा, क्या काम करेगा? सपोज करो उस टेबल में वो कुछ कॉलम का नाम अगर उसने लिखा, वो कॉलम वो इनवैलिड आइडेंटिफायर आ जाएगा, वो है ही नहीं अब। यानी कि आप अनयूज करके आप किसी भी टाइम पे इसको ड्रॉप कर सकते हो उससे। ड्रॉप आपने कहा कि भाई अभी लोड है, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपने उसको अनयूज कर दिया, अनयूज किया, अब जो भी यूजर्स जो है क्यूरी करेंगे उनको वो टेबल नज़र नहीं आ रहा, वो टेबल नज़र नहीं आ रहा ना डीएमएल में, वो उस पर वो मतलब उनके लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ऑरिकल ने वो रखा हुआ है अपने पास, इन्फॉर्मेशन से हटा लिया। फिर आपने देखा कि अब परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, यूजर्स कनेक्टेड नहीं है, कोई टाइम इस तरह का आपने सेलेक्ट किया मेंटेनेंस विंडो का, उसमें आपने इसको ड्रॉप कर दिया। सर इसके लिए कोई प्रिविलेजेस चाहिए होती है एसएसडीपीए वगैरह के लिए? हम स्कॉट से कनेक्टेड हैं, ऐसे ही होता है। जो यूज़र होता है ना उसको अपने ऑब्जेक्ट्स पे तमाम राइट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैंने T1 का टेबल बनाया तो क्या मैं इसमें इंसर्शन नहीं कर सकता? तमाम काम मैं कर सकता हूँ, इंसर्ट भी, अपडेट भी, डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसमें ऑल्टर की स्टेटमेंट भी चला सकता हूँ, मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूँ, मैंने कॉलम ऐड की है, डेटा टाइप चेंज की। एक जो ऑनर होता है वो अपने ऑब्जेक्ट पे तमाम काम कर सकता है, मैं अपने घर में तमाम काम कर सकता हूँ, ठीक है, मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगी ना। लगा सकते हैं हम इसमें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप लगा सकते हैं। PLSQL के अंदर हम ट्रिगर्स पढ़ते हैं, उसके अंदर इवेंट्स होते हैं कि जैसे ही कोई क्रिएट की स्टेटमेंट चलाए, आप चाहते हैं कि कोई भी खुद से टेबल बना ही ना सके, जैसी स्टेटमेंट चलेगी उसको एरर आ जाएगा। अगर किसी को टेबल बनवाना है वो आपके पास आके कांटेक्ट करे। जैसे ही कोई ऑल्टर की स्टेटमेंट चलाए उसको वहीं पे रोक दो। जैसे कोई ट्रंकेट की स्टेटमेंट चलाए, अब ट्रंकेट गलती से आमतौर पे हो जाता है डेवलपर वगैरह से या किसी से भी, तो आपने वो राइट्स ही इसको नहीं दिए हुए। एक्चुअली इसको राइट्स तो है, लेकिन हमने इवेंट डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही इसकी कंडीशन लगा दी सिंपल सी कि जैसे ही ट्रंकेट की स्टेटमेंट चले उसको वहीं पर रोक दो, ब्रेक कर दो, उसकी स्टेटमेंट जो भी है फेल कर दो, ताकि अगर उसको टेबल ट्रंकेट कराना है तो वो खुद आके आपसे रिक्वेस्ट करे और देन आप उसको जो है वो काम करके दें। हाँ, ख़त्म हो गया ना वो, तो अब वापस नहीं आएगा आपका। ये पहले पूछते तो करते तो मैं बना के भी दे देता। अब जी ख़त्म, एक बार आपने अनयूज़ कर दिया SQL के लेवल तक, आप उसको वापस नहीं ला सकते, परमानेंट चला गया वो। एक चीज़ हमने देखी थी यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, उसमें स्टेटस आता था किसी भी ऑब्जेक्ट का कि व्यू इनवैलिड है या वैलिड है। उसमें हमने देखा था टेबल जो है वो वैलिड है, उसमें इनवैलिड नहीं आता। इनवैलिड उसमें कब आएगा? टेबल में आप ये एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, आपका डेटाबेस एबनॉर्मल टर्मिनेट हो गया, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ऑपरेशन प्रोसेस में था, ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है, और आपका टेबल जो है वो इनवैलिड स्टेट में इसलिए चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ, वैसे तो आमतौर पे नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपने कोई किसी टेबल में कॉलम्स को अनयूज़ किया था, जब आप उसको इस कमांड के जरिए अनयूज़ कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे अनयूज़ कॉलम्स को, डेटाबेस आपकी क्रैश हो गई किसी भी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट टाइम जब आप इस टेबल पे क्यूरी करेंगे, वो टेबल पे क्यूरी नहीं करेगा, आप स्टेटस देखेंगे इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, यही कमांड आप लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप अनयूज़ कॉलम्स कंटिन्यू, तो वो पिछला ऑपरेशन जो है वहीं से कंटिन्यू कर देगा। ये एक रीज़न है जिसमें आपका टेबल जो है वो इनवैलिड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखना है कि हम टेबल में कंस्ट्रेंट किस तरह से लगाते हैं। एक टेबल मौजूद है और जैसे कि हमने एक टेबल क्रिएट किया था emp_data, ठीक है। अब इस टेबल में कोई भी कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्रिएट की कमांड से कॉपी किया। सिर्फ नॉट नल का कंस्ट्रेंट अगर होता तो वो कॉपी होता, बाकी कोई कंस्ट्रेंट क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट से कॉपी नहीं होता। तो अब हम चाह रहे हैं इसका एम्प्लॉय नंबर जो है इस पर प्राइमरी की लग जाए, ठीक है। तो हमने कहा ऑल्टर टेबल emp_data, और अब इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। हमने पढ़ा था टेबल लेवल और कॉलम लेवल। टेबल लेवल क्या होता था, जो हम एंड में डिफाइन करते थे, और कॉलम लेवल साथ में डिफाइन करते थे। अगर आप टेबल लेवल यूज़ करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ऐड
टेबल लेवल अगर आपने यूज़ करना है आप लिखते हैं ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम और वगैरह वगैरह। ये चीज़ ऑप्शनल है कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। अब मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट में बता दिया कौन सा कॉलम, तो वो कंस्ट्रेंट का नाम खुद ही रख लेता। लेकिन ये कंप्लीट सिंटैक्स है, ऐड कंस्ट्रेंट emp data अंडरस्कोर id अंडरस्कोर pk। कौन सा कंस्ट्रेंट है? प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट है और एम्प्लॉय नंबर के कॉलम पे लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यूं भी लिख सकता था ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा ऐड प्राइमरी की किस पर? एम्प्लॉय नंबर पे। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट सिंटैक्स है। ये भी आपका एसक्यूएल के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक टेबल है, उसके फला कॉलम पर कंस्ट्रेंट लगाना है प्राइमरी की का, तो क्या सिंटैक्स है? 4 सिंटैक्स उसमें आ रहे होंगे, तो उसमें से ये कंप्लीट सिंटैक्स है। उसमें 2-3 और भी लिखे होंगे, एक उसमें शायद एक और सही होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप कॉलम लेवल पे लगाना चाहते हैं तो आप लिखते हैं ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा और ऐड के बजाय आप लिखते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर, और कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम लिखना चाहें तो लिख दें और प्राइमरी की। तो ये आपका कॉलम लेवल होएगा। अच्छा, ईमेल का जो कॉलम है इस पर हम यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऐड यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन ईमेल यूजिंग कॉलम लेवल मेथड। ठीक है, कैसे लगेगा? यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाना है हमने, ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा कॉलम लेवल पर लगाना है, मॉडिफाई ईमेल, और अगर आप लिखना चाहें कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट तो ये ऑप्शनल है, ईमेल अंडरस्कोर यूनिक यूके। और कौन सा कॉलम है बता दिया? ईमेल बता दो, क्या लिखूं फिर? ठीक है, अच्छा सही है ये। अब हमें लगाना है ऐड सेम यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन NIC। NIC की फील्ड पे लगाना है यूजिंग टेबल लेवल मेथड। ठीक है, आप बताएं। यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाना है, emp अंडरस्कोर डेटा नाम का कॉल टेबल है और NIC का कॉलम है, उस पर हमें यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाना है टेबल लेवल के मेथड से। क्या लिखूं? ऑल्टर टेबल, टेबल का ऑल्टर टेबल emp अंडरस्कोर डेटा ऐड NIC है NIC अंडरस्कोर NIC कंस्ट्रेंट ये कौन क्या कर दिया ये? वो कह रहा है सही करें इसको। हाँ भाई, टेबल लेवल पे लगाना है। ऐड कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर NIC अंडरस्कोर यूनिक। हाँ हाँ, यूनिक किस कॉलम पे लग रहा है? NIC लिख दूँ? ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी होता है कॉलम टेबल लेवल पर, आपको वरना वो एरर दे देगा। ठीक है, क्या नाम है टेबल का? टेबल का नाम क्या है जिस पे हम काम कर रहे हैं? उस टेबल का नाम क्या है? हाँ ठीक है, जॉब का कॉलम है इसमें। इस जॉब के कॉलम पर आपने ऐड नॉट नल कंस्ट्रेंट ऑन जॉब कॉलम क्या करूँ?
सर कांस्टेंट नॉट नल कांस्टेंट लिख दूँ, ऐड लिखूँ या मॉडिफाई लिखूँ? सर ऐड लिखूँ। कांस्टेंट नॉट नल कांस्टेंट नॉट नल नॉट नल जॉब जॉब, ये क्या लिखवा दिया? ठीक है, अगर जॉब के कॉलम पे पहले से ही नॉट नल नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। एक मिनट, लगा होता कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो दोबारा आप नॉट नल कैसे लगाओगे? नॉट नल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो आप लगा सकते हैं। चेक का कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, आपने नॉट नल लगा दिया, इस तरह से हो सकता है। यूनिक लगा हुआ है, आपने नॉट नल लगा दिया। अब नॉट नल लगा हुआ है, फिर नॉट नल कैसे लगेगा? नहीं, कहने का मकसद है अगर पहले से ही कॉलम पे बना हुआ क्रिएट की कमांड चला दी तो वो नॉट नल जो कांस्टेंट था वो इस पे दोबारा अप्लाई हो जाएगा। ये जो टेबल है इस पे जॉब पर आप कह रहे हैं नॉट नल का कंस्ट्रेंट पहले से लगा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा सर, फिर क्या कह रहे हो? मेरा कहने का मकसद है ये जो आपने क्रिएट टेबल करा था हाँ। select stack for EMP, हाँ उस पे अगर जॉब के कॉलम पे हाँ। EMP के पहले के जॉब हाँ, तो यहाँ पर भी आ जाता। वो यहाँ पे भी आया था। हाँ, ये सवाल है। ये मैं क्या सवाल कर रहा था, वो कहाँ गया? हाँ, पता नहीं कौन सा सवाल कर रहे थे। ये जो टेबल है ना EMP अंडरस्कोर डेटा, इसका जो जॉब का कॉलम है इस पे नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाना है, बस ये कह रहा हूँ मैं। आप हाँ ये पता था मेरी बारी है। पता था? चलो बताओ फिर। तो मैंने सोचा था वो तो फेल हो चुका है पहले ही। कोई और चीज़? सर ऐड किया मॉडिफाई उस करके देख। ये क्या बात हुई? आप स्कूल गए हुए थे उसमें? हाँ, मॉडिफाई कंस्ट्रेंट। मॉडिफाई का मतलब है आप कॉलम लेवल पर हैं या टेबल लेवल पर? बस ये बात याद रखिएगा, जो नॉट नल का कंस्ट्रेंट है वो टेबल लेवल पर लगता नहीं, ऐड के साथ कभी भी नहीं लग सकता, ये लिख लें अपने पास। नॉट नल का कॉल जो कंस्ट्रेंट है पहले भी मैंने बताया था, टेबल लेवल पर ये लगता ही नहीं है। मॉडिफाई जॉब नॉट नल, और अगर आप लिखना चाहते तो यूँ भी लिख सकते थे, मॉडिफाई जॉब कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम।